वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। आप सभी को, हमारी सारे फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को और साथ ही समस्त देशवासियों को आज भारत के स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और उन सारे शहीदों को सत सत मेरा प्रणाम जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए और आज भी देश के किसी न किसी कोने में अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर और लगातार अपने देश की सुरक्षा के लिए कार्यान्वित हैं। साथियों, जैसा कि आप सबको, आप में से बहुत सारे साथियों ने लगातार मुझे कहा भी और मैंने भी ये खुद से प्रण लिया था कि जब अपना परिवार 50,000 के पार हो जाएगा, 50,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद मैं एक नई सीरीज लेकर आऊँगा जिसे मैं लीगल अवेयरनेस सीरीज कहूँगा, जिसका एकमात्र लक्ष्य होगा कि आप सबको लीगली अवेयर करना, जिससे कि आप एक थिंकिंग क्रिएचर बने। कई बार हम सब आजकल के दौर में देखें तो बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग है, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, सब हताश और निराश हुए बैठे हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, यूथ क्या करता है, हम सब क्या करते हैं, टाइम कैसे करते हैं। कई बार हम इंटरटेनमेंट की वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं और साथ ही फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। तो बहुत सारे आप सब साथी भी मेरा उत्साहवर्धन लगातार कर रहे थे कि सर कुछ अच्छा किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे नॉलेज का इन्हेंसमेंट होता रहे और कोई अच्छी चीज़ भी जानते रहें और जिससे कि हमारा आगे चलता रहे। इसी श्रृंखला के प्रयास में आज से मैं ये शुरू कर रहा हूँ और आप सबको समर्पित कर रहा हूँ। धीरे धीरे इसके सेगमेंट्स को हम ब्रॉड करते जाएंगे, चाहे वो फिर लीगली कॉन्स्टिट्यूशनल केस हो, आनंद भारती केस हो, सायरा बानो केस हो, या फिर इंदिरा गांधी का केस हो इमरजेंसी वाला, या फिर एसआर बम्बई का केस हो, मेनका गांधी का केस हो। हर केस को इस तरीके से डीपली रीड करने का कोशिश करेंगे साधारण भाषा में, जिससे कि आपको भी समझ में आए। कई बार क्या होता है कि हम बहुत छोटी से छोटी चीज़ की जानकारी अगर हमारे पास हो तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। जैसे एक बहुत छोटी सी बात समझिए कि अगर आपको ट्रैफिक में किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया और उसने आपके गाड़ी की चाबी निकाल ली, आप परेशान हो जाते हैं, जबकि आपकी गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार उस ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं होता है। या फिर अभी आपको पता है कि बहुत सारे दहेज उत्पीड़न के केस लग जाते हैं जो झूठे मुकदमे भी होते हैं और फिर भी उनमें सालों साल लोग जेल में रहते हैं, पूरा परिवार जेल चला जाता है, सिर्फ जानकारी के अभाव में कि 498A जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, उसमें एक्सेप्शंस डाल दिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। आजकल की जनरेशन की बात करें तो बहुत सारे हमारे युवा प्रेमी युगल कपल्स जो हैं कई बार पार्क्स में, रेस्टोरेंट में या कहीं होटल्स में ऐसे मिल जाते हैं और कोई खबर कर देता है और कुछ पुलिस वाले जाकर उन्हें परेशान करने लगते हैं, उन्हें घर वालों से बात करने के लिए फोर्स करने लगते हैं, अलग अलग तरह। इसमें सिर्फ आपको लीगली थोड़ी सी जानकारी हो तो ऐसी चीज़ों से भी आप बच सकते हैं। या फिर कभी कोई पुलिस का रेड हो जाता है, घर में सीधा घुस जाते हैं, इन सारी चीज़ों पे आपके पास भी आपके अधिकार हैं। तो प्रयास ये होगा कि ये लीगल जो अवेयरनेस है वो आगे, इस श्रृंखला को मैं आगे ले चलूं। आप सबने बहुत सारा प्रेरण किया, मार्गदर्शन किया, इसके लिए प्रेरित किया और 15 अगस्त आज से अच्छा मुझे कोई दिन नहीं मिला, तो इसलिए मैं आज आप सबके बीच में आया हूं। और इससे पहले आप लोगों ने देख के आया होगा, मैंने 7वें चरण की शिक्षक भर्ती की भी नोटिफिकेशन दी थी और साथ ही टाइटल में यूपीएसआई भी लिखा था। इसका एकमात्र प्रयास ये था, मैं क्षमा चाहूँगा अगर आप सबको इससे दुख पहुँचा, इसका एकमात्र प्रयास ये था कि आप सब तक ये सूचना पहुँच जाए कि आप सबके लिए ये सीरीज मैंने शुरू कर दी है। और आज जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिससे आपको समझ में आएगा कि कानून जानना क्यों जरूरी है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसा मैंने आपको लिखा है थंबनेल में कि पुलिस वाले रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं, यहाँ से ही आज से ही शुरू करेंगे। अगर आप जानते तो वो रस्सी का सांप आपके लिए नहीं होता। तो आइए आज शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, आपको आगे चल के और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। मेरा प्रयास है, आपका साथ होना जरूरी है। देखिए ये कहानी जो है, इसके बाद हम असली मुद्दे पे आएंगे, जो लीगल अवेयरनेस की बात है उस पे आएंगे, जो दलित वाला मामला हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस पे आएंगे। लेकिन पहले इसे समझिए कि कैसे कानून की कम जानकारी की वजह से आपको रस्सी का सांप देखने को मिलता है। कहानी कुछ इस तरीके से है। अब ये सत्य है, दंत कथा है, लेकिन काफ़ी हद तक सत्य है, तो मैं आपको इसके बारे में बताना शुरू करता हूँ।
एक बहुत ही वरिष्ठ इंस्पेक्टर साहब, एक थाने के इंचार्ज, अक्सर एक बार्बर की दुकान पे, एक नाई की दुकान पे जाते थे और वहाँ अपने बाल कटवाया करते थे। और हमेशा वो नाई हवलदार साहब से और इंस्पेक्टर साहब से, जो भी पुलिस वाले मिलते थे, उनसे ये कहता रहता था कि सर मैंने सुना है कि पुलिस वाले रस्सी का सांप बना देते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है, एक बार थोड़ा बना के दिखाइए ना कि रस्सी का सांप कैसे बनता है। इंस्पेक्टर साहब कहते थे अरे यार तुम नाई हो, अपना काम कर रहे हो, चैन से कर रहे हो, काहे रस्सी का सांप देखना चाहते, छोड़ो ना, कोई बात नहीं है। अरे नहीं सर आप बताइए, आप बना ही नहीं सकते हैं। दरोगा जी ने कहा कि देखो अगर हम बना देंगे रस्सी का सांप तो सांप तुम्ही को डसेगा ना, रहने दो। अरे डसने दीजिए साहब, हम बर्दाश्त कर लेंगे। दरोगा जी ने कहा ठीक, कोई बात नहीं, आपको समय पे दिखा दिया जाएगा, अगली बार आऊंगा तो दिखाऊंगा। ये कह के दरोगा जी तो चले गए। और नाई भी ये बात भूल गया। कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि 4-5 पुलिस के सिपाही आते हैं और नाई के दुकान पे छापा डाल देते हैं और कहते हैं कि देखो हमें सूचना मिली है कि तुम्हारे दुकान में हथियार रखे हुए हैं। ये कहता है अरे क्या बात करते हैं भाई, हमारे यहाँ तो कोई हथियार है ही नहीं। कहते हैं हम सर्च करेंगे। अब सर्च करने के नाम पर जब वो सर्च करते हैं तो अपने द्वारा प्रयोजित ही एक हथियार रख दिया जाता है और फिर उसे ढूंढ लिया जाता है और देखते ही सबसे पहले तो नाई को एक आध थप्पड़ रसीद दिया जाता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि ये कहाँ से आया। हथियार देखते ही नाई की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और उसके बाद वो कहता है कि अरे सर ये कहाँ से आ गया। उसने कहा कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, आपके इंस्पेक्टर साहब हमारे यहाँ आते हैं, हम उनकी भी दाढ़ी बाल करते हैं, सर हमको जानते हैं, हम बहुत अच्छे इंसान हैं। सिपाहियों ने कहा बकवास बंद करो, थाने चलो, अब वहीं तुम्हें बताया जाएगा ये हथियार तुम्हारे दुकान से मिला या नहीं मिला। क्या करता, उसके सामने ही तो था। उसने कहा हाँ बिल्कुल मिला। और फिर पुलिस वाले उसे ले करके चले गए थाने में। थाने में दरोगा जी को देखते ही, इंस्पेक्टर साहब को देखते ही वो हाथ पैर जोड़ने लगता है, कहता है सर आप तो जानते हैं हम बड़े ईमानदार हैं। दरोगा जी ने कहा देखो अब हम जानते हैं लेकिन हथियार तो तुम्हारे यहाँ से बरामद हुआ है, अब तुम्हें कैसे छोड़ें, अब तो तुम जेल जाओगे ही जाओगे। कैसे जैसे तैसे हाथ पैर जोड़ते हुए नाई ने यह कहा कि सर कैसे बचा लिए। दरोगा जी ने कहा ठीक, कम से कम 20,000 रुपए का इंतजाम करो तब जाके कुछ हो पाएगा, इससे कम में नहीं हो पाएगा। अब नाई बेचारा क्या करता, घर गया, कैसे भी जोड़ तोड़ के 20,000 रुपए लेकर आया। दरोगा जी ने फिर पूछा कि ये बताओ तुम ये 20,000 कहां से लाए। उसने कहा सर मत पूछिए, पत्नी के माँ के पुराने जेवर जो रखे थे सब कुछ बेच के एक ज्वेलरी से, एक ज्वेलर से, और तब जाकर के ये मैं ले करके आया हूं। अब इसे रखिए और प्लीज मुझे माफ कीजिए सर, मेरी कोई गलती नहीं। दरोगा जी ने कहा ठीक कोई बात नहीं, तुम गाड़ी में बैठो। दरोगा जी ने उसे गाड़ी में बैठाया और कहा बताओ किस ज्वेलर्स के यहां से तुमने ये बेचा है और खरीदा है। नाई देखता रहा, गाड़ी से उसे गिरफ्तार करके वहां ले गए ज्वेलर की दुकान के सामने और दरोगा जी ने वहां जाकर डपटते हुए ज्वेलर से कहा तुम चोरी का सामान खरीदते हो। और ये इंसान, ज्वेलर ने कहा नहीं साहब हमने कभी चोरी का सामान नहीं खरीदा। कहा ये सामने खड़ा है, इसी ने तुम्हें सोने गहने दिए थे कि नहीं, और तुमने इसके पैसे दिए थे कि नहीं 20,000। ज्वेलर भी देख के धक्का बक्का दंग रह गया और उसके बाद कह रहा है कि हाँ यार ये आदमी तो आया था, अब क्या करता मरता क्या ना करता। ज्वेलर भी डर गया, कहने लगा सर हमें नहीं पता था कि ये चोर है, हमने तो पहली बार खरीदा है। दरोगा ने कहा बिल्कुल नहीं, ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार चोरी करता है और चोरी के गहने तुम खरीदते हो, तुम पे कार्रवाई होगी, तुमको जेल भेजा जाएगा। और अब ज्वेलर भी मरता क्या ना करता, कहता हुजूर कुछ भी करके मैनेज कर लीजिए, कैसे भी बचा लीजिए, हम बड़े ईमानदार आदमी हैं, हमारे दुकान की साख खराब हो जाएगी, हमारा नाम खराब हो जाएगा। दरोगा जी ने कहा अच्छा ठीक है, चोरी का जो माल गया था वापस करो मुझे जो तुमने खरीदा है। ज्वेलर ने तुरंत दिया और फिर दरोगा जी ने धीरे से कहा कि कुछ, ज्वेलर ने खुद ही कह दिया कि सर कुछ ले देकर मामला खत्म कर दीजिए, यहीं खत्म कर दीजिए। दरोगा जी ने कहा ठीक है 40,000 दे दो। 40,000 रुपए भी उस ज्वेलर से लिए और उसके साथ गहने भी, और उसके बाद वापस से थाने में बुलाया गया
और नाई को कहा गया ये ले तेरे गहने और ये ले तेरे 20,000 रुपए भी, और अब ये बता कि तूने देखा रस्सी का सांप कैसे बनता है। हालांकि बाद में दरोगा जी ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया और ज्वेलर को भी ले जाकर के उसके पैसे वापस कर दिए और कहा कि देखो ये सिर्फ एक इंसान की शिक्षा के लिए था। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे रस्सी का सांप बन गया। अब इसमें देखिए, एक जो कानून की जानकारी नहीं रखने वाला एक सामान्य नाई था, गरीब, और एक ज्वेलर जिसे हम वैभव का प्रतीक समझते हैं, पढ़ा लिखा एलिट क्लास धन वाला वर्ग, लेकिन वो भी कैसे डर गया। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कानून की समझ जानकारी नहीं थी कि जब भी कोई सर्च ऑपरेशन होता है, कहीं भी पुलिस रेड डालती है तो उसके पास सर्च वारंट होना चाहिए। बिना सर्च वारंट के अगर ये नाई जानता तो कैसे घुसने देता अपनी दुकान में। और ये साहब ज्वेलर महोदय अगर ये जानते कि सिर्फ किसी को अभियुक्त बना देने से वो चोर नहीं बन जाता, जब तक कोर्ट उसको फैसला ना दे और सबूत उनके पास ना हो तब तक कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकता, तो वो कहे के लिए ये फंस जाते। तो कुल मिला जुलाकर ये सिर्फ ये कहने का मतलब है कि रस्सी का सांप ऐसे बन सकता है और आपको लीगली अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि लीगली अवेयरनेस क्यों जरूरी है। अब आते हैं अपने सबसे अगले और महत्वपूर्ण सेगमेंट पे। देखिए, समाज में भारत सरकार ने, संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी करने वाले लोगों की कमी नहीं। SC/ST एक्ट में आपको पता है कि 75-80% कन्विक्शन रेट नहीं होता है, 20% का कन्विक्शन रेट होता है। मतलब बाकी मुकदमे रद्द कर दिए जाते हैं, खारिज कर दिए जाते हैं, या फिर उनको मैनेज कर लिया जाता है, मीडिएशन हो जाता है, मध्यस्थता करके उन्हें उठा लिया जाता है केसों को, और इसी तरीके से ये चलता रहता है। लेकिन इसमें हमेशा एक एलीट क्लास जो होता है या उच्च वर्ग होता है, सिर्फ गाली दे देने के ही आरोप मात्र से उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है और वो गिरफ्तार हो जाता है। हालांकि कई बार कुछ लोग ऐसी घटिया हरकत करते भी हैं उच्च वर्गीय, तो उन्हें कोर्ट तो सजा देता है। अब इस मामले में क्या था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मामला आया SC/ST एक्ट का, जिसमें कि यह कहा गया कि एक मामला दर्ज हुआ था और बाद में 483 CRPC में मीडिएशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है कि अगर वो कोई मामला है तो अगर उस पर ट्रायल चल रहा है, केस की कार्रवाई चल रही है, तो हाई कोर्ट अगर मध्यस्थता करता है और मीडिएशन का ऑर्डर मिल जाता है तो उस केस को रद्द कर दिया जाता है, उठा लिया जाता है, ट्रायल रोक दिया जाता है उसका। तो इस मामले में एक केस आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब इसके पीछे एक बैकग्राउंड समझिए कि जब मायावती जी हमारे देश की माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने बड़ा ही अच्छा नियम निकाला कि कोई भी दलित का अगर अपमान होता है और अगर वो FIR दर्ज हो जाती है, चार्जशीट बन जाता है, तो उसे 75,000 रुपए तुरंत दिया जाएगा अगर उसके अपमान का उसने केस किया। ये इसलिए किया गया कि बहुत सारे दलित डरते थे जब उनका अपमान किया जाता था, तो पुलिस के पास आने से डरते थे और मुकदमे नहीं लिखवाते थे, जिससे कि बहुत सारे लोग इसका फायदा उठाते थे, इसलिए किया गया। लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये एक ऐसा धंधा बन गया है जिसमें दो पक्ष मिलकर केस करते हैं, 75,000 रुपए FIR दर्ज होते ही आ जाता है और बाद में फिर उसके बाद ये लोग आपस में मैनेज करके, कंप्रोमाइज करके और केस उठा लेते हैं। और 75,000 रुपए कहां गए? फिर सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में ये कहा कि आखिर ये 75,000 रुपए जो सरकार की राशि से निकल गए, ये कैसे हो गया अगर आपने केस उठा लिया तो। क्योंकि नियम मायावती जी ने साफ साफ बनाया था कि अगर केस दर्ज हो गया तो 75,000 रुपए मिल जाएंगे। इसका कई बार उच्च वर्गीय भी साठ गांठ करके अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए इसका बहुत सारा दुरुपयोग होता आया है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी दलित से खुद ही केस करवा देते हैं, कहते हैं हम रहेंगे, 75,000 तो मिलेगा ही, ऊपर से हम भी कुछ दे देंगे, तुम केस कर दो। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस मामले को बड़ा सीरियसली देखा है और हालांकि उसने मीडिएशन की मांग मान ली और 483 के तहत मुकदमा रद्द कर दिया, लेकिन उसने सचिवालय को, उत्तर प्रदेश सचिवालय को, सेक्रेटरीट को एक बहुत ही
बड़ा पत्र लिखा है और उसमें उसने साफ साफ कहा है कि इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करवा रही हैं और कहीं ना कहीं निर्दोषों को भी सजा हो रही है इसकी वजह से, और इसलिए ये प्रावधान बदलना चाहिए। और ये जो 75,000 रुपया इंस्टेंट FIR दर्ज होते ही मिल जाता है दलित को, ये मिलना बंद होना चाहिए जब तक कि इस मामले में चार्जशीट फाइल ना हो जाए, दोषियों के ऊपर आरोप सिद्ध ना हो जाए और उन्हें सजा ना हो जाए, तब तक ये 75,000 रुपए नहीं मिलना चाहिए। कम से कम सेशन कोर्ट के अंदर इसमें सजा हो जाए, उसके बाद ही ये 75,000 रुपए मिले, जिससे कि ये दलित वर्ग जो है, इसमें से कुछ बुरे लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, ये रुके। क्योंकि पैसे के लालच में कई बार 75,000 रुपए कम नहीं होते हैं, इसकी लालच में लोग झूठे मुकदमे लिखवा रहे हैं। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से सचिवालय को एक पत्र भेजा है जिसमें इस मामले में सुधार करने की, विचार करने की बात रखी है। और ये कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा ये हो जाएगा कि ये SC/ST एक्ट में जो फर्जी मुकदमे लगातार उत्तर प्रदेश में दर्ज होते आए हैं और इसमें उच्च वर्गीय लोग कई बार निर्दोष होते हुए फंस जाते हैं। हालांकि मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं कि सब एक जैसे ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग काफी मात्रा में इस 75,000 रुपए की वजह से हो रहा है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सीधा सीधा उस 75,000 रुपए को रोकने की मांग कर दी है जब तक कि इसमें सजा ना हो जाए। हालांकि कोर्ट का अपना अधिकार है, वो चाहे तो इसे रद्द कर सकता है, लेकिन चूंकि विधानसभा ने इस नियम को पास किया है, इसलिए सेक्रेटरीट को यह पत्र दिया गया है कि आप इसमें संशोधन कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा निर्णय है हाईकोर्ट का। और इससे आप समझ सकते हैं कि SC/ST एक्ट में जो भी 75,000 रुपए के लालच में या जो भी विरोधी आपको झूठ मूठ का मुकदमे में फंसा देते हैं, या कोई उच्च वर्ग के लोग दलितों को बढ़ा चढ़ा करके अपने ही विरोधी को ठिकाने लगाने के लिए ऐसा केस करवा देते हैं, उसमें एक चीज क्लियर हो गई है, सजा नहीं होगी तो पैसे वापस मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे आपको। और साथ ही अगर आपने गलत मुकदमा किया तो